हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब लोग? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। एंड न्यू डे विद एंड न्यू टॉपिक। तो आज हम पढ़ते हैं बर्न। तो बर्न पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में बर्न होता क्या है। जैसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं जलना, यानी किसी भी तरह से अपनी बॉडी में कहीं पर भी कुछ जल जाता है, उसको अपन बोलते हैं बर्न। लेकिन अब बर्न है क्या, किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि अगर बर्न है तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा सोर्स है जो हीट को रिलीज कर रहा है, कोई भी ऐसा सोर्स है जो हीट को रिलीज करेगा, और वही जो हीट है अपनी बॉडी को आके हीट कर रही है, और अपनी बॉडी का जो सरफेस है, जिसको अपन बोलते हैं अपने बॉडी का प्रोटेक्टिव बैरियर, जिसको जो है स्किन, तो अपने जो प्रोटेक्टिव बैरियर है उसको डैमेज कर देगी। इसको अपने बोलते हैं बर्न। सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि हीट सोर्सेज से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, वो अपनी स्किन सरफेस को डैमेज करेगी, स्किन सरफेस को अफेक्ट कर सकती है। और स्किन का अपना मेन काम होता है प्रोटेक्टिव बैरियर, दैट मीन्स जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करके रख रही है। तो अब किसी भी वजह से अब जो हीट सोर्सेस है उसकी वजह से अपनी जो स्किन डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से अपना स्किन का बैरियर है वो लूज हो जाएगा, प्रोटेक्टिव बैरियर लूज हो जाएगा, उसको अपने बोलते हैं बर्न। अब जो बर्न है, बर्न पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि सिंपली हम देखेंगे कि स्किन क्या होते हैं, स्किन की कितनी लेयर होती हैं, और वो नॉर्मली उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर लेयर ऑफ द स्किन। स्किन के स्पेसिफिकली 3 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस यानी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो अपनी जो स्किन है वो बाहर की साइड में विजुअलाइज हो रही है, उसको अपने बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। अब जो एपिडर्मिस लेयर है उसके बाद में हम देखेंगे सेकेंड वन लेयर आती है डर्मिस लेयर। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की साइड में जो सेकेंड वन लेयर आती है उसको अपन बोलते हैं डर्मिस लेयर। एंड थर्ड वन लेयर आती है उसको अपन बोलते हैं हाइपोडर्मल लेयर। जो हाइपोडर्मल लेयर है, जो एक हम इसको बोल सकते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको फैट टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस लेयर है, इनिशियल लेयर है, एपिडर्मिस लेयर है, उसके भी 5 लेयर्स होती हैं जो लेयर बाय लेयर प्रेजेंट होती है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होता है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटम कोनियम। सेकेंड वन लेयर आती है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। थर्ड वन आती है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। फोर्थ वन आती है स्ट्रेटम स्पिनोसम। एंड लास्ट वन आती है स्ट्रेटम बेसल। ये जो 5 लेयर आती हैं, लेकिन अपनी जो बॉडी के अंदर कई जगह पे है जहाँ पे 5 लेयर प्रेजेंट होती है, कई जगह है ऐसे जहाँ पे 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन स्पेसिफिकली हम देखेंगे तो एपिडर्मिस के 5 लेयर प्रेजेंट होती हैं। देन सेकेंड वन लेयर आती है डर्मिस लेयर। अब डर्मिस लेयर के अंदर भी डबल लेयर होती है, पेपिला एंड दी रेटिकुलर। पेपिलर लेयर एंड दी रेटिकुलर लेयर, 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। अब जो पेपिलर लेयर है, पेपिलर लेयर, और जो बेसिल लेयर है, बेसिल लेयर किसकी है? एपिडर्मिस की लेयर। और जो पेपिलर लेयर है वो आती है डर्मिस की लेयर। ये जो दोनों लेयर है इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम देख सकते हैं ये बेसिल लेयर है, इस बेसिल लेयर के अंदर क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद में जो पेपिलरी लेयर है उसके अंदर भी क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे प्रेजेंट रहेंगे, जो इसके अंदर फिट हो जाते हैं। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो फिट हो जाएंगे, लाइक दी, जैसे ये गैप है इसके अंदर ये फिट हो चुके हैं। तो ये जो स्ट्रेटम बेसिल एंड जो पेपिलरी होती है डर्मिस लेयर है, वो एकदम ऐसे फिट हो जाते हैं, और यही अपनी जो स्किन है उसके अंदर फिंगरप्रिंट को डिसाइड करते हैं, या जो फिंगरप्रिंट है उसको फॉर्म करने का काम होता है बेसिल लेयर एंड दी पेपिलरी लेयर। जो डर्मिस लेयर है वो डबल लेयर होती है। एंड थर्ड वन लेयर आती है हाइपोडर्मल लेयर। हाइपोडर्मल लेयर जिसको अपन सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोल सकते हैं, फैट टिश्यू भी बोल सकते हैं, और वो डर्मिस लेयर के अंदर भी प्रेजेंट होती है। जैसे सबक्यूटेनियस लेयर इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन। स्किन की जो डीपेस्ट लेयर होती है उसके बाद में अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं या फिर बोन्स हैं, वो सारे के सारे अंदर की साइड में आ जाते हैं। लेकिन स्किन की सबसे डीपेस्ट लेयर होती है हाइपोडर्मल लेयर, मेड अप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड द एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू यानी जिसको अपन बोलते हैं फैट टिश्यू, जो किससे फॉर्म्ड होती है यहाँ पे? कनेक्टिव टिश्यू से एंड एडिपोस टिश्यू। एंड लास्ट के अंदर इसका काम क्या होता है? प्रोवाइडिंग इंसुलेशन, शॉक अब्जॉर्बिंग एंड द एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द फैट। अब जो हाइपोडर्मल लेयर है इसका मेन काम क्या होता है? इसका सबसे मेन काम होता है इंसुलेशन, यानी अपनी बॉडी के अंदर ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन कर रही है। सेकेंड वन आती है शॉक अब्जॉर्बेंट। किसी भी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? फैट टिश्यू हो जाता है, वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर से कोई भी एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई होगा तो वो एक अब्जॉर्बेंट का काम करेगी। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस तक ये वो शॉक को नहीं पहुंचनी रहती है, और जो इंटरनल ऑर्गन है अपने उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। एंड थर्ड वन इसका मेन काम होता है स्टोर द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ द फैट। जो अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को
फैट के रूप में स्टोर करके रखती है, और जो ही अपनी बॉडी को किसी भी वजह से जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो जो फैट टिश्यू है उसको ब्रेक डाउन होकर अपनी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है इन फॉर्म ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये है नॉर्मली स्किन की लेयर, जो हम पहले हम इसको जो स्किन की जो लेक्चर है उसके अंदर हमने इसको डिस्क्राइब किया है। लेकिन हम अभी बर्न पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि अगर स्किन लूज ही हो रही है, बर्न जो प्रोटेक्टिव बैरियर लूज ही हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए प्रोटेक्टिव लेयर है उसके कितनी लेयर होती हैं, जो स्पेसिफिकली एपिडर्मिस, डेर्मिस एंड दी हाइपोडर्मल। एपिडर्मिस के 5 लेयर होती हैं, देन डर्मिस लेयर है उसके 2 लेयर्स होते हैं, एंड लास्ट वन आता है हाइपोडर्मल लेयर, या फिर उसको अपन बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू या फिर फैट लेयर या फिर एडिपोस टिश्यू। देन फिर हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द स्किन। अब दैट मीन्स हम यहाँ पे अगर हमें नहीं पता पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ द स्किन, तो हम कैसे मानेंगे कि स्किन एक प्रोटेक्टिव बैरियर है। तो उससे पहले हमें ध्यान में रखना होगा कि फंक्शन ऑफ द स्किन की क्या क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से वो प्रोटेक्शन का काम कर रही है। सबसे पहले इसका काम होता है रेडिएशन प्रोटेक्शन, यानी किसी भी तरह के जैसे यूवी रेज आती हैं उसको भी अपनी स्किन है उस जो प्रोटेक्ट करके रखती है, इंटरनल ऑर्गन तक नहीं पहुंचने देती। सेकेंड आते हैं बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, अपनी बॉडी का टेम्परेचर है उसको वो रेगुलेट कर रही है। किस फॉर्म के अंदर रेगुलेट करेगी? अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर है, जैसे इवापोरेशन है स्वेटिंग के थ्रू अपने बॉडी के टेम्परेचर को है वो रेगुलेट करके रखेगी। थर्ड वन आता है क्यूटेनियस सेंसेशन। क्यूटेनियस सेंसेशन यानी अपनी जो स्किन है इसके अंदर नर्व स्टिमुलेशन से या फिर नर्व रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर या फिर क्यूटेनियस सेंसेशन। सेंसेशन जो फील होता है, और रिसेप्टर दैट मीन्स जिससे वो परसीव हो रहा है, सेंसेशन फील हो रहा है। सच जैसे अब ये सेंसेशन फील हो रहा है, ये जो सेंसेशन फील हो रहा है उसको अपन कौन फील कर रहा है? उस रिसेप्टर फील कर रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर। और जो सेंसेशन हो रहा है उसको अपन बोलेंगे क्यूटेनियस सेंसेशन। तो ये क्या करेगा, अपनी स्किन के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर, उनको वो फील करता है, जिसके लिए यहाँ पर सेंसेशन हो रहता है। नेक्स्ट वन आता है विटामिन डी सिंथेसिस, क्योंकि जो विटामिन डी है हमें कहाँ से मिलती है? जैसे सन एक्सपोजर से, हम एक स्पेसिफिक टाइम पे सन रेज से हैं तो सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलती है, लेकिन उसका सिंथेसिस का काम भी स्किन का ही होता है। नेक्स्ट हम रखें अब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। अब इसका जो स्किन है इसका काम क्या होता है? अब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। अब अब्जॉर्ब क्या करिए? विटामिन डी को ये अब्जॉर्ब करिए, इसके साथ में एक्सक्रीशन अपनी बॉडी से जो वेस्ट कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो मेटाबॉलिक वेस्ट कंपोनेंट्स होते हैं उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का भी काम कर रहा है, सच एज दी स्वेटिंग। यानी अपनी बॉडी के अंदर स्वेटिंग के थ्रू अपनी बॉडी से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको वो बाहर की साइड में एक्सक्रीट कर देती है। नेक्स्ट वन आता है इम्यून प्रोटेक्शन, क्योंकि इसका काम क्या होता है? अपनी बॉडी को एक प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर्म करती है, दैट मीन्स इम्यून सिस्टम को मेंटेन करेगी। अगर किसी भी तरह की अपनी को स्किन की जो भी कोई डिजीज कंडीशन हो रही है तो उस कंडीशन में अपना इम्यून सिस्टम अब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो अगर स्किन प्रोटेक्टिव लेयर है तो ये अपनी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है उसको भी वो मेंटेन कर रही है। तो ये बेसिक फंक्शन होते हैं स्किन के। देन हम देखते हैं अभी बर्न। अब हम देखेंगे बर्न क्या होता है। तो बर्न तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकली एक सिंपल डेफिनेशन में हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमें देखते हैं कि बर्न किससे होगा? हीट सोर्सेस से होगा। वो कहाँ पे जाएगा? स्किन पे जाएगा, और स्किन पे जाने के बाद में वो डैमेज कर रहा है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द हीट सोर्सेज टू द बॉडी पार्ट। जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कौन सी एनर्जी हो रही है? हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द हीट सोर्सेज, हीट सोर्सेज से ये ट्रांसफर हो जाएगी, सच एज द फ्लैम है, किसी भी तरह की जैसे गैस की फ्लैम है उससे हो रही है, या फिर एक्स्ट्रा सन एक्सपोजर की वजह से भी हो गई है, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन है, स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी वजह से भी हो गई है। तो वो क्या है? हीट सोर्सेस हैं। तो जो हीट सोर्सेस से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है हीट सोर्सेस से कहाँ पर? बॉडी पार्ट में, थ्रू दी कंडक्शन। किसके थ्रू होगी? कंडक्शन और दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। या तो कंडक्शन क्या होगी? कंडक्शन में क्या होता है? डायरेक्ट टच होगा। जैसे आयरन की रोड है तो अगर एक साइड का आयरन का रोड है वो गर्म होगा तो वो दूसरी साइड को भी अफेक्ट करेगा, इसको अपन बोलते हैं कंडक्शन। तो जहां से क्या होता है, जो आयरन की रोड है वो एक साइड से गर्म हो गई है तो वहां से जो आयंस होते हैं, हीट है वो आयरन की रोड के साथ साथ में दूसरे पार्ट्स है वहां तक भी पहुंच जाते हैं, इसको अपन बोलते हैं कंडक्शन। एंड सेकेंडरी आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से आएगा? जैसे सन एक्सपोजर से हो रहा है या फिर रेडिएशन से हो रहा है, जिसकी वजह से जो रेज हैं वो अपनी स्किन को आके डैमेज कर रहे हैं। और
उसके बाद में जैसे हम देखते बोल हम पढ़ा है, ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द हीट सोर्सेज टू द बॉडी पार्ट थ्रू द कंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये तो एनर्जी शिफ्ट हुई है, लेकिन अब बर्न क्यों क्यों बोलेंगे इसको, कैन कोज द स्किन डिस्ट्रप्शन, जिसकी वजह से अपनी जो स्किन है वो डिस्टर्ब हो गई है, या फिर हम बोल सकते हैं स्किन डैमेज हो गई है। इस कंप्लीट को प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं बर्न। जैसे बर्न इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हीट सोर्सेज टू द टिश्यू of the body through the conduction or electromagnetic radiation due to direct contact with the heat sources जैसे thermal, chemical, radiation and the electrical causing disruption of the skin barrier and tissue damage। स्किन बैरियर एंड टिश्यू डैमेज हो जाएगा, क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो हीट सोर्सेस से बॉडी पार्ट में आएगी, और वहाँ पे बॉडी पार्ट में आने के बाद में जो स्किन का जो प्रोटेक्टिव बैरियर है उसको वो ब्रेक कर देगी, जिसको अपन बोलते हैं स्किन डिस्ट्रप्शन, और इसी को ही अपने बोलते हैं बर्न कंडीशन। जो लोकल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं जलना, उसी को हम बोलते हैं बर्न। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कोजेस ऑफ दी बर्न। बर्न के क्या क्या कोजेस हो सकते हैं, जैसे स्पेसिफिकली हम देखते हैं थर्मल बर्न। थर्मल बर्न किसकी वजह से हो रहा है, डायरेक्ट फ्लेम से। यानी किसी भी तरह की जो फ्लेम है, जैसे आग कहीं पर भी लगी है, उससे अगर हम डायरेक्टली एक्सपोज हो गए हैं तो उसको अपन बोलते हैं थर्मल बर्न। केमिकल बर्न, अब केमिकल बर्न में के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो क्या होता है, ये केमिकल है, दोनों ही केमिकल है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग चाहे वो एल्किलाइन हो चाहे वो एसिड हो। स्ट्रॉन्ग एल्किलाइन एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे डायरेक्टली अगर हम एक्सपोज हो रहे हैं तो वो भी अपनी स्किन को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट वन आता है रेडिएशन। अब रेडिएशन यहाँ पे यूवी रेज भी आती हैं, एक्स रेज भी आती हैं, यूवी रेज भी आती हैं, यूवी रेज एंड दी एक्स रेज, इवन गामा रेज भी अफेक्ट करती हैं, गामा रेज। जो रेडिएशन है, यानी जो हम डायरेक्टली एक्सपोज हो रहे हैं, या तो हम जो हाईली आयोनाइज्ड रेडिएशन एरिया है उसके अंदर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली एक्सपोज हो रहे हैं, या फिर जो सन एक्सपोजर की वजह से, एक्सट्रीम सन एक्सपोजर की वजह से हम अगर डायरेक्टली टच में हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और अगर सन एक्सपोजर हो रहा है तो वो टाइमिंग जैसे हम देख सकते हैं, एक्सट्रीम सन एक्सपोजर 10 AM टू 3 PM तक। ये जो टाइमिंग होता है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर पर्सन है वो डायरेक्टली सन से ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे ये जो यूवी रेस है वो अपनी स्किन है उसको डैमेज कर देते हैं, क्योंकि स्किन के अंदर होती है मेलेनोसाइट्स, और मेलेनोसाइट्स हैं वो भी एक प्रोटेक्टिव बैरियर का ही काम कर रही हैं। तो जो यूवी रेस है वो डायरेक्टली जो मेलेनोसाइट्स है उसको डैमेज कर देती हैं। नेक्स्ट वन आता है इलेक्ट्रिकल बर्न, यानी जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो डायरेक्टली अपनी जो बॉडी है उसके अंदर फ्लो कर जाएगा, तो उसकी वजह से भी अपनी बॉडी के अंदर बर्न होगा। एंड लास्ट वन आता है इनहेलेशन इंजरी। अब इनहेलेशन इंजरी किस वजह से हो रहा है, जैसे किसी भी बिल्डिंग के अंदर कहीं पर भी फायर लग गई है, उस कंडीशन में जो स्मोक है उसको हम इनहेल कर रहे हैं, तो जो स्मोक है, जो हीट स्मोक है, इवन उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी होता है। इसके साथ साथ में जो स्मोक है, हीट है, वो क्या करेगा, एयरलाइन है, एयरलाइन के अपनी जो एयरवे ट्रैक्ट है उसके अंदर जाके उसको डैमेज कर देगा, क्योंकि एयर जो अपना एयरवे होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं सीलिया प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये अपना एयर ट्रैक्ट है, या अभी हम बोल सकते हैं इसको एयरवे लाइन है। तो एयरवे लाइन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इस वे के अंदर अप साइड के अंदर मूव करती हुई सीलिया प्रेजेंट होती हैं। और इन सीलिया का काम क्या होता है, अगर किसी भी वजह से हम कोई ऐसा छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो अपनी जो एल्वोलाई है उसको डैमेज कर सकते हैं, वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो चाहे वो माइक्रोब्स हो, कोई भी माइनर पार्टिकल्स होते हैं, उसको ये क्या करेगा, वहीं पे रोक लेगा। और इसके साथ साथ में यहाँ पे गोबलेट सेल्स होती हैं, वो क्या रिलीज करती हैं, म्यूकस को रिलीज करेंगी, जैसे ये म्यूकस है उसको रिलीज करेगी। अब जो ही कोई भी किसी भी वजह से बाहर से आ रहा है, डस्ट पार्टिकल आ गया है, तो ये सीलिया पहले तो उसको रोक लेगी, उसके बाद में जो म्यूकस है उसको वो अपने साथ में प्लगिंग कर लेगा, और प्लगिंग करने के बाद में यहाँ से कफिंग रिफ्लेक्सेस के साथ में वो बाहर की साइड में एक्सपेल आउट हो जाएगा। लेकिन इनहेलेशन इंजरी के अंदर क्या होगा, सबसे
पहले ये जो सीलिया है वो डैमेज हो जाएंगी, उसके साथ साथ में गोबलेट सेल है वो डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ से जो भी अंदर की साइड में जा रहे हैं उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। रीजन क्या होता है, इनहेलेशन के अंदर जो स्मोक होता है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, इसके साथ साथ में जो स्मोक होता है वो हीट स्मोक होता है, और वो हीट स्मोक है अंदर की साइड में जाके अपने एयरवे लाइन को भी डैमेज कर देगा। तो ये है कोजेस ऑफ द बर्न, जिसके अंदर 5 कोजेज है। सबसे पहले आता है थर्मल कोजेस, जिसमें हम डायरेक्टली फ्लेम से कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। सेकेंड वन आता है केमिकल बर्न। केमिकल बर्न के अंदर स्ट्रॉन्ग एल्किलाइन एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे हम डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएंगे तो वो अपनी स्किन को डैमेज कर देगा। थर्ड वन आता है रेडिएशन, जिसके अंदर यूवी रेज भी आती हैं, एक्स रेज भी आती हैं, और वो क्या करेंगे, अपनी जो स्किन है उसकी जो लेयर है उसको डैमेज कर देंगे। फोर्थ वन आता है इलेक्ट्रिकल बर्न, यानी जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो अपनी बॉडी के अंदर फ्लो कर जाएगा, तो ये भी बर्न कोज कर रहा है। एंड लास्ट वन आती है इनहेलेशन एंड इंजरी। तो ये है कोजेस ऑफ द बर्न। देन ये जो कोजेस ऑफ द बर्न है वही है जैसे हमने पीछे देखा। थर्मल बर्न क्या होता है, थर्मल बर्न आर कोज बाय द एक्सपोज विद द फ्लैम, हॉट लिक्विड, सेमी लिक्विड, स्टीम या सेमी सॉलिड टार और द हॉट ऑब्जेक्ट। इस किसी की वजह से हो रहा है डायरेक्टली, अगर थर्मल से हम किसकी वजह से हो रहा है, डायरेक्टली फ्लेम से है, या फिर हॉट लिक्विड है, सेमी हॉट लिक्विड है, जैसे स्टीम होती है, अगर हम स्टीम कर रहे हैं तो स्टीम हो रही है, तो स्टीमिंग की वजह से भी अपनी एयरवे लाइन है वो डैमेज हो जाएगा। सेमी सॉलिड टार और द हॉट ऑब्जेक्ट है, इससे अगर डायरेक्टली हम एक्सपोज हो रहे हैं तो ये डैमेज कर सकता है। सेकेंड वन आता है केमिकल बर्न। केमिकल बर्न के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन है, वो उससे डायरेक्टली एक्सपोज होंगे तो वो अफेक्ट हो सकता है। लेकिन अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन है, उसके अंदर स्पेसिफिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड स्पेसिफिकली, देन सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये जो स्पेसिफिक है, जो क्या है एसिड से एल्केलाइन है, जो स्ट्रॉन्ग है, और वो भी अपनी स्किन है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर क्या होता है, एक्सोजेनस इलेक्ट्रिकल शॉक होगा, जिसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिकल करंट है वो अपनी बॉडी के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। रेडिएशन के अंदर स्पेसिफिकली यूवी रेज है या फिर लाइट रेज होती हैं, जो डायरेक्टली अपनी जो स्किन है उसको डैमेज कर देंगे अगर हम हाईली एक्सपोज हो रहे थे। इसके साथ साथ में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है एंड एक्सरेज होती हैं, ये भी अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। एंड लास्ट वन आता है इनहेलेशन एनर्जी, जिसके अंदर एक्सपोजर टू एस्पाइक्सेंट एंड स्मोक पॉइजनिंग, इनहेलेशन एनर्जी इंजरी आर एसोसिएटेड विद द पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि जो इनहेलेशन इंजरी है वो आगे जाके पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमने पहले भी देखा है, उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। तो ये आता है कॉजेज ऑफ द बर्न। देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्न। जो बर्न का क्लासिफिकेशन है वो हम कैसे करेंगे, तो जो बर्न का क्लासिफिकेशन है हम उसको अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू दी बर्न डेप्थ, बर्न है वो कौन कौन सी लेयर है उसका अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसके बेस पे हम करेंगे। सेकेंड वन आता है अकॉर्डिंग टू दी बर्न सीवियरिटी। नेक्स्ट वन आता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया। तो जो बर्न का क्लासिफिकेशन है हम यहाँ पर 3 टाइप से करेंगे। सबसे पहले तो हम कर रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दी बर्न डेप्थ के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने यहाँ पर 4 टाइप से इसको क्लासीफाई किया, जिसमें फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री है, हम इसको किस नाम से देखते हैं या फिर कौन कौन सी स्किन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो देखेंगे। जैसे सबसे पहले आता है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस और द फर्स्ट डिग्री बर्न। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस और द फर्स्ट डिग्री बर्न, जैसे इसके अंदर हम देखेंगे मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट डिग्री बर्न। अब फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट क्या हो रहा है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अब इसके एपिडर्मिस इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स एंड लास्ट के अंदर हम देखते हैं रिकवरी। सिम्टम्स एंड रिकवरी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके अंदर लेयर कौन सी है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रही है, सी एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्वमेंट हो रही है। इस एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्वमेंट है, इसके साथ साथ में जो सुपरफिशियल लेयर है डर्मिस की वो उसका भी है। जैसे हमने सुपरफिशियल लेयर कौन सी देखे थे, पेपिला देखा था, डर्मल पेपिला है। तो इसके अंदर एपिडर्मिस एंड द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द डर्मिस, जिसको अपन बोलते हैं डर्मल पेपिला, डर्मल पेपिला।
डर्मल पेपिला, इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब सिम्टम्स में क्या हो गए, जो स्किन है वो पिंक टू रेड हो जाएगी, पिंक टू रेड हो जाएगी। स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक टू रेड हो जाएगा। वहां पर बर्निंग सेंसेशन भी होगी, बर्निंग सेंसेशन भी होगी। इसके अलावा हम देखते हैं वहां पर इचिंग, इचिंग भी होगी, बर्निंग सेंसेशन भी हो रही है और इचिंग भी हो रहा है। लेकिन अब जो बर्निंग पेन हो रहा है, जो बर्निंग सेंसेशन और पेन हो रहा है वो रहता है इनिशियल फेज के अंदर, पेन रहेगा अप टू 48 आवर तक। जो इनिशियल 48 आवर है तब तक उस वो पेन रहेगा, उसके बाद में पेन नहीं रहता है। पर्सन के अंदर बर्निंग सेंसेशन रहेगी, इचिंग है और पेन रहता है। लेकिन अब क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन कब ज्यादा होगा, अगर पर्सन है वो हीट सोर्सेस के पास में जा रहा है, उस कंडीशन में। जैसे मुझे यहाँ पर अगर यहाँ पर पहले से ही फर्स्ट डिग्री बर्न हो रहा है और अगर मैं गैस के पास में जा रही हूँ, फ्लेम के पास में जा रही हूँ, तो जो वो हीट है अगर पास में इसके आएगी तो उस टाइम पर मुझे यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होगी या फिर जलन फील होगी। तो कब हो रहा है, जब हम हीट सोर्सेज या फिर हम क्या कर रहे हैं, कहीं पर भी जला हुआ है और वो सन एक्सपोज हो रहा है तो वहां पर ज्यादा जलन होना स्टार्ट कर देगी। लेकिन कब तक होता है, 48 आवर्स तक रहता है, उसके बाद में नहीं रहता। और ये जो है इसके अंदर अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो ये अप टू 7 डेज के अंदर हील हो जाता है। रिकवरी अप टू 7 डेज, 7 डेज के अंदर रिकवरी हो जाता है। और इसके बाद में 10 टू 12 डेज के अंदर, 10 टू 12 डेज के अंदर जो बर्न स्किन है वो पील आउट हो जाएगी, बर्न स्किन है वो कंप्लीटली पील आउट हो जाएगी। बर्न स्किन पील आउट, बर्न स्किन पील आउट हो जाएगी 10 टू 12 डेज के अंदर। और 7 डेज के अंदर ये इसकी रिकवरी हो जाती है। मतलब जो भी वहां पर कहीं पर भी जलन हुआ है या फिर स्किन डिस्टर्ब हुई है वो 7 डेज तक रिकवरी हो जाती है। लेकिन रिकवरी होने के बाद में 10 टू 12 डेज के अंदर जो स्किन डैमेज हुई थी वो वहां से हट जाएगी, पील आउट हो जाएगी कंप्लीटली। जो एपिडर्मिस और डर्मिस की लेयर है, जो हील होने के बाद में जो सुपरफिशियल लेयर है वो वहां से पील आउट हो जाएगी और जो स्किन का कलर है वो भी वापस नॉर्मल हो जाएगा 10 टू 14 डेज के अंदर। 10 टू 14 डेज के अंदर स्किन का कलर वापस से पिंक हो जाएगा, स्किन का कलर वापस से पिंक हो जाएगा। तो यह तो है फर्स्ट डिग्री बर्न। सेकंड हम देखते हैं सेकंड डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न, अब सेकंड डिग्री बर्न के अंदर क्या होता है, डर्मिस एंड एपिडर्मिस दोनों लेयर डैमेज हो जाएंगी, डर्मिस एंड एपिडर्मिस प्लस एपिडर्मिस, डर्मिस एंड एपिडर्मिस लेयर हैं वो दोनों डैमेज हो जाएंगी। पहले तो हमने क्या कहा था, सिर्फ पेपिला ही डैमेज हो रही थी, डर्मल का पेपिला ही लेयर है वो भी पार्शियली हो रहा था, कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा था। लेकिन अब डर्मिस एंड एपिडर्मिस, इसके अंदर जो सेकंड डिग्री बर्न है इसके अंदर डर्मिस एंड एपिडर्मिस लेयर है वो दोनों ही डैमेज हो जाएंगी। अगर दोनों डैमेज ले रही हैं, हो रही हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम देखते हैं पेन प्रेजेंट रहेगा, देन बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन। थर्ड वन आता है यहाँ पर ब्लिस्टर फॉर्मेशन, ब्लिस्टर फॉर्मेशन, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा जिसको अपन बोलते हैं वेसाइकल्स, वेसाइकल फॉर्म होने लग जाएगा। स्किन का कलर है वो रेड हो जाएगा, रेडिश कलर हो जाएगा, स्किन का कलर है वो रेड हो जाएगा। ये आता है सेकंड डिग्री बर्न के अंदर। और इसके अंदर हम देखा है यहाँ पर 2 to 3 वीक्स है पर्सन को लग जाते हैं हील होने के लिए। रिकवरी में हम लग जाएंगे लगभग 2 to 3 वीक्स। कंप्लीट रिकवरी के अंदर, जो कंप्लीट रिकवरी है वो 2 to 3 वीक के अंदर कंप्लीटली हो जाएगी। देन नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड डिग्री बर्न।
थर्ड डिग्री बर्न। अब थर्ड डिग्री बर्न के अंदर क्या होता है, डर्मिस लेयर प्लस एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मल लेयर। हाइपोडर्मल लेयर है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। डर्मिस जो थर्ड लेयर है इसके अंदर डर्मिस, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मल लेयर। जो हमने देखा था सबक्यूटेनियस टिश्यू या फिर एडिपोज टिश्यू, हाइपोडर्मल कौन सा है, फैट लेयर है, इसको अपन बोलते हैं फैट लेयर। और फैट लेयर है तो हम इस पहले इसको क्या पढ़ा था यहाँ पर, सबक्यूटेनियस सबक्यूटेनियस, और इसके साथ साथ में हम इसको बोल सकते हैं एडिपोज। subcutaneous and the adipose। एडिपोज टिश्यू है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। देन हम थर्ड वन देखेंगे, ये अब यहाँ पे देखेंगे सिम्टम्स में क्या होता है। सिम्टम्स के अंदर डेफिनेटली पेन होगा, सीवियर पेन रहेगा, सीवियर पेन भी रहेगा। इसके साथ साथ में पर्सन के अंदर ब्लिस्टर भी फॉर्मेशन होगा, ब्लिस्टर फॉर्मेशन एंड ब्लिस्टर फॉर्मेशन रहेगा, सीवियर पेन रहेगा, ब्लिस्टर फॉर्मेशन रहेगा। और इसके साथ साथ में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लूज, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लूज। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है वो पर्सन के अंदर लूज हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे थर्ड डिग्री बर्न हुआ है तो पर्सन को यहाँ पर सेवरल वीक लग जाएंगे, वीक टू मंथ्स भी यहाँ पे पर्सन को हील होने के अंदर लग सकता है। क्योंकि मेन रीजन क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगा। क्योंकि सबक्यूटेनियस टिश्यू का काम क्या होता है, ये अपनी एनर्जी को भी स्टोर करके रखता है, इसके साथ साथ में अपनी जो बॉडी है उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को भी मेंटेन कर रहा है। तो अगर फैट टिश्यू डैमेज हो गया है तो इसको हीलिंग प्रोसेस के अंदर 2 to 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, रिकवरी सेवरल वीक टू मंथ्स। सेवरल वीक टू मंथ्स। अब इसके साथ साथ में हम देखेंगे, इसी के अंदर देख रहे हैं कि इसके अंदर अफेक्ट हो रहा है हाइपोवोलेमिक कंडीशन, क्योंकि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन हो रहा है। तो जो सिम्टम्स है उसके अंदर मेंशन करना है, जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ सिम्टम्स में ही। जिसमें आता है फर्स्ट वन हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया आ जाएगा। इसके साथ साथ में अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका इम्बेलेंस होने लग जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। एंड इस अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहा है, फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये क्या कॉज कर रहा है, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। और सिस्टेमिक परफ्यूजन प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, सिस्टेमिक परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज, सिस्टेमिक परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज होगा। दैट मीन्स अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल है उसके पास में सफिशिएंट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज से नहीं पहुंच पा रहा है। रीजन क्या है, बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया कंडीशन हो रही है, हाइपोटेंशन कंडीशन हो रही है। और ये तीनों कंडीशन की वजह से अपनी बॉडी के अंदर ये जो फ्लूइड एंड जो सेल्स है उसके पास में न्यूट्रिटिव कंपोनेंट नहीं पहुंचे, और इसकी वजह से चांसेस होता है पर्सन के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस से रहते हैं, मोर ससेप्टेबल फॉर द इन्फेक्शन, more susceptible, more susceptible for the infection। इन्फेक्शन होने के चांसेस से ज्यादा रहते हैं।
तो ये है हमारा जो थर्ड डिग्री बर्न है। अब देखो हम देखते हैं कि जो जैसे हमने इसके अंदर देखा फर्स्ट डिग्री बर्न है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। बर्न सेकेंड वन आता है, उसको अपन बोलते हैं डीप थिकनेस बर्न। डीप थिकनेस बर्न। और जो थर्ड डिग्री आता है उसको अपन बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न। फुल थिकनेस बर्न। फुल थिकनेस बर्न। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे फोर्थ डिग्री। अब जो फोर्थ डिग्री बर्न है, फोर्थ डिग्री बर्न, फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर अब डर्मिस हाइपोडर्मल, या फिर हम बोल सकते हैं डर्मिस एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मल, ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है, ब्लड वेसल है, नर्व्स होती हैं, या फिर लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उसके अंदर भी डैमेज होना स्टार्ट कर दे सकता है। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे मसल्स हैं, टेंडन है, लिगामेंट्स हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस, देन आता है डर्मिस, हाइपोडर्मल, हाइपोडर्मल लेयर, मसल्स, लिगामेंट, टेंडन्स एंड बोन्स। फोर्थ डिग्री बर्न है जो सबसे सीवियर बर्न है, इसको अपन बोलते हैं सीवियर बर्न। अब ये जो सीवियर बर्न है, इसके अंदर लेयर कौन कौन सी रहेगी, एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस, हाइपोडर्मल, मसल्स, लिगामेंट, टेंडन्स एंड दी बोन है, इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब इसके अंदर जो हमने स्टार्टिंग के अंदर जो सिम्टम्स देखे हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ में पर्सन है उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सीवियर हाइपोवोलेमिक क्राइसिस। सीवियर हाइपोवोलेमिक क्राइसिस। इसके साथ साथ में ही पर्सन अंदर हम देखेंगे मल्टीपल ऑर्गन्स इनसफिशिएंसी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो पर्सन है वो मोर ससेप्टेबल फॉर द सेकेंडरी इन्फेक्शन। मोर ससेप्टेबल फॉर द सेकेंडरी इन्फेक्शन। पर्सन है उसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और लास्ट के अंदर अगर सीवियर कंडीशन हो गई है तो सेप्टिसीमिया, सेप्टिक शॉक और हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सेप्टिक शॉक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक और सेप्टिक शॉक और हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से रीजन क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, और इसकी वजह से डेथ भी होने के चांस रहते हैं।
4th डिग्री बर्न है वो जो सबसे सीवियर बर्न है, इसके अंदर जो स्टार्टिंग में हमने सिम्टम देखे हैं वो तो रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में हम देखते हैं पर्सन है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसके अंदर सीवियर हाइपोवोलेमिक क्राइसिस हो जाएगी, यानी अपनी बॉडी से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा लूज हो जाएंगे। देन मल्टीपल ऑर्गन इनसफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी का मतलब होता है डिक्रीज सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिटिव कंपोनेंट टू दी सेल्स या फिर ऑर्गन, ऑर्गन के पास में सफिशिएंट अमाउंट के अंदर जो एनर्जी फॉर्म करने वाले सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वो सप्लाई नहीं हो पा रही है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन रहेगी, अगर एसिडोसिस कंडीशन है तो पर्सन के अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। सेप्टिसीमिया कंडीशन होता है, हो सकता है सेप्टिक शॉक होने की वजह से पर्सन है, या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक होने की वजह से पर्सन के जो ऑर्गन है, मल्टीपल ऑर्गन है, वो फेलियर होकर पर्सन की डेथ भी होने के चांसेस से रहते हैं। और इसके अंदर रिकवरी के अंदर पर्सन को, अगर पर्सन की रिकवरी हो रही है तो स्पेसिफिकली इसको 12 टू 18 मंथ लग सकते हैं। पर्सन की रिकवरी के अंदर इसको पर्सन को 12 टू 18 मंथ लग सकते हैं अगर पर्सन की रिकवरी होती है। लेकिन इसके अगर सीवियर बर्न है तो उसके अंदर बहुत कम कंडीशन ऐसी होती है, अगर इनिशियल फेज के अंदर हॉस्पिटल में उसको जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है वो रिप्लेस हो गए हैं, पर्सन के हीमोडायनेमिक जो स्टेबिलिटी हो गई है, हीमोडायनेमिक पैरामीटर है वो स्टेबल हो गए हैं, तो पर्सन की रिकवरी हो सकती है। लेकिन रिकवरी के अंदर उसको अप टू 12 टू 18 मंथ्स का टाइमिंग लगेगा। तो ये था स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा है बर्न वाला वो। अब बर्न के अंदर हमने देख लिया अकॉर्डिंग टू दी बर्न डेप्थ, अकॉर्डिंग टू दी बर्न डेप्थ हमने देख लिया माइनर जैसे सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, फुल थिकनेस बर्न एंड दी 4th डिग्री बर्न, जिसको अपन बोलते हैं सीवियर बर्न। सीवियर बर्न नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दी बर्न सीवियरिटी, जो बर्न की सीवियरिटी है उसके बेस पे भी हमने यहाँ पर 3 टाइप से उसको डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट वन आता है माइनर बर्न, सेकेंड मॉडरेट बर्न एंड थर्ड वन आता है सीवियर बर्न। अब जो माइनर बर्न, मॉडरेट बर्न एंड सीवियर बर्न है, इसको भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि माइनर बर्न कौन सा है, मॉडरेट बर्न कौन सा है एंड दी सीवियर बर्न कौन सा है। तो हम देखेंगे माइनर बर्न के अंदर जो हमने देखा था स्टार्टिंग के अंदर सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो सारे के सारे हैं माइनर बर्न के अंदर, और इसके अंदर लेस देन 10% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है। अपनी बॉडी के अंदर 10% से का, अपनी बॉडी का जितना भी एरिया है उसका 10% से कम बॉडी सरफेस एरिया है वो बर्न होता है इसके अंदर, माइनर के अंदर लेस देन 10% टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न। ये तो आता है माइनर बर्न के अंदर। सेकेंड वन आता है मॉडरेट बर्न। अब मॉडरेट बर्न में हमने क्या देखा था, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है, उसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो सारे के सारे रहते हैं मॉडरेट बर्न के अंदर, और इसके अंदर रहता है जो बर्न एरिया होता है 10 टू 15%। अपनी बॉडी का सरफेस एरिया है वो 10 टू 15% बर्न हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं मॉडरेट बर्न। देन सीवियर बर्न आता है मोर देन 25% बर्न, या फिर हम बोल सकते हैं 15 टू सीवियर बर्न के अंदर अपना आता है यहाँ पर 20 से ज्यादा एरिया जितना भी बर्न हो रहा है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर सीवियर बर्न। जैसे हमने देखा था यहाँ पे फुल थिकनेस बर्न एंड दी 4th डिग्री बर्न है, वो किस में आता है, सीवियर बर्न के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम सीवियर बर्न देखते हैं तो वो आता है अपने 4th डिग्री बर्न के अंदर। तो ये आ गया अपन अकॉर्डिंग टू दी बर्न सीवियरिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू दी एक्सटेंट ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया इंजर्ड। एक्सटेंट ऑफ दी बॉडी सरफेस एरिया इंजर्ड, यानी अपनी बॉडी का कितना सरफेस एरिया है वो इंजर्ड हुआ है या फिर बर्न हुआ है, उसके बेस पे हम यहाँ पर अलग अलग उसको देखेंगे, जिसमें अलग अलग मेथड्स आते हैं। सबसे पहला आता है रूल ऑफ द 9, सेकेंड वन आता है पामर मेथड, नेक्स्ट वन आता है लेंड एंड द ब्राउडर मेथड्स, एंड लास्ट वन आता है जैक्सन बर्न मॉडल। अब ये यहाँ पे 4 मेथड्स हैं, उसके थ्रू अपनी बॉडी के अंदर कितना सरफेस एरिया बर्न हुआ है उसको हम यहाँ पर टोटल देखते हैं। अब जैसे सबसे पहले आता है रूल ऑफ द 9। अब जो रूल ऑफ द 9 है उसमें भी अपनी जो बॉडी का एरिया है, सरफेस एरिया है, उसको हम 90 के 9 के जो मल्टीप्लीकेशन है उसके थ्रू हम इसको डिवाइड करेंगे। यानी अपनी बॉडी है, बॉडी के एनाटॉमिकल पार्ट को हम 9 की जो भी डिवीजन है उसको के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे, या फिर 9 के जो मल्टीप्लाइज हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उनको परसेंटेज देंगे, और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि अपना बॉडी एरिया कितना बन हुआ। जैसे इसके अंदर भी अडल्ट के अंदर एंड चिल्ड्रन के अंदर डिफरेंट होता है। जैसे ये वाला है अडल्ट एंड ये है
चिल्ड्रन के अंदर। तो अडल्ट के अंदर हम देखेंगे जो हेड है, हेड एंड नेक, हेड एंड नेक, इसको हम देते हैं यहाँ पर 9%। हेड एंड नेक को देंगे हम 9%। देन उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर आर्म को देंगे, आर्म को हम देते हैं यहाँ पर 9%। देन 9 + 9 18 हो गया। देन उसके बाद में हम देते हैं चेस्ट को, चेस्ट को हम दे रहे हैं तो चेस्ट को देंगे जैसे इसको हम देते हैं 18 एंटीरियर एंड दी 18 पोस्टीरियर, 18% एंटीरियर एंड दी 18% पोस्टीरियर। देन हम देखते हैं लेग को, लेग को हम देंगे 18 एंड दी 18%। एंड लास्ट के अंदर आता है जो पेरिनेल एरिया है, उसको अपन देते हैं पेरिनेल एरिया को 1%। पेरिनेल एरिया। देन ये आता है आर्म्स है, जिसको अपन देते हैं आर्म्स के अंदर राइट प्लस लेफ्ट है, इसको हम देते हैं 9 + 9 आ जाएगा। फिर हेड एंड नेक एंड नेक, हेड एंड नेक को हम देते हैं 9%। तो ऐसे अपने टोटल हो जाता है 100 हो जाएगा। जैसे यस ये होगा टोटल अपना 100% हो गया जो अडल्ट के अंदर दे। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आता है चिल्ड्रन के अंदर। चिल्ड्रन के अंदर हम क्या देते हैं, हेड एंड नेक है उसको अपन देते हैं यहाँ पर 18%। हेड एंड नेक को दे रहे हैं हम 18%। देन आर्म्स को दे रहे हैं, आर्म को दे रहे हैं यहाँ हम 9 + 9, सेम वही 9 देंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पर एंटीरियर आर्म है तो 4.5 होगा, पोस्टीरियर आर्म है 4.5 होगा, जिसमें हम देखते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर सेम इसके अंदर हम देंगे एंटीरियर 4.5 एंड दी पोस्टीरियरली 4.5। सेम हम अडल्ट में भी ऐसे दे रहे हैं 4.5 4.5 एंटीरियर, एंटीरियर एस्पेक्ट को अंदर एंड दी पोस्टीरियर एस्पेक्ट को 4.5 देंगे। इसके बाद में हम देखते हैं थोरेसिक, थोरेसिक के अंदर भी हम एंटीरियर एंड दी पोस्टीरियर, इसमें भी हम 18% एंड दी 18% देंगे। जो पेरिनेल एरिया है उसको हम दे रहे हैं, पेरिनियल एरिया को हम देंगे 1%। लेग्स हैं ये वाली, इसको हम देते हैं यहाँ पर 13.5। जो राइट साइड का 13.5 एंड दी लेफ्ट साइड का 13.5। तो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है बस से, जो लेग्स है उसको हम 13.5 देते हैं, वहीं पर जो हेड एंड नेक है उसको हम 18% देते हैं। और हेड एंड नेक या फिर हम रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग ये जो अडल्ट और चिल्ड्रन के अंदर सेम रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेड एंड नेक एंड एक्सट्रीमिटीज है उसको थोड़ा सा चेंज हो सकता है, और इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे अगर किसी पर्सन है, कोई पर्सन है उसका एंटीरियर थोरेक्स डैमेज हो गया है, अगर एंटीरियर थोरेक्स डैमेज हो गया है तो हम देख सकते हैं कितना परसेंट बर्न हुआ उसके अंदर, एंटीरियर थोरेक्स है तो डेफिनेटली 18% है, ये है थोरेक्स, थोरेक्स एंटीरियर थोरेक्स है तो डेफिनेटली 18% है। पोस्टीरियर थोरेक्स है तो भी वहां पे 18% होता है। अगर लेग्स हो रही है, जो लेग हो रही है और वो अपर एंटीरियर लेग हो रही है, राइट साइड की एंटीरियर लेग हो, तो डेफिनेटली हम देखते हैं यहाँ पे 9%। और इसके बाद में भी हम देखते हैं कि जो लोअर लेग हो रही है, जैसे हम देख सकते हैं नी से लेके एंकल तक हो रही है तो 4.5%। ऐसे हम ये भी जो बर्न एरिया है उसको हम टोटल परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको अपन बोलते हैं रूल ऑफ द 9। देन सेकेंड वन हम देखते हैं पामर मेथड। अब पामर मेथड क्या होता है, यानी ये जो पाम है, अब इसके अंदर हम किसके लिए करते हैं, स्कैटर्ड बर्न,
स्कैटर्ड बर्न का मतलब क्या होता है, टुकड़ों के अंदर, जैसे थोड़ा सा यहाँ से जल गया, थोड़ा सा कहीं और से जल गया, हाथ जल गया, थोड़ा हाथ जल रहा है, थोड़ा पैर जल रहा है, थोड़ा सा थोरिक्स जल गया है। अब लेकिन थोरिक्स भी थोड़ा थोड़ा जल रहा है, और उस छोटे छोटे जो स्कैटर्ड बर्न हुआ है, थोड़ा थोड़ा जल रहा है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, जो हम मेजरमेंट करते हैं पाम के अकॉर्डिंग। ये जो पाम है अपना, ये वाला पाम है, उस अपना नहीं, जो पेशेंट का पाम है उसकी साइज के अकॉर्डिंग, जो पेशेंट का पाम है उसका साइज देखेंगे और उसको हम 1% के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब अगर पेशेंट का ये पाम है तो हम इसको 1% में करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पेशेंट का कितना बर्न हुआ। जैसे जो थोरेक्स कैविटी है उसके अंदर 2 पाम जैसा हो रखा तो डेफिनेटली हमें 2% करेंगे। एंड ये जो अपना हैंड्स हो रखा है 1 पाम जैसे, तो हम उसको 1% ही कर सकते हैं। कब कैसे करेंगे, स्कैटर्ड बर्न के लिए, उसको अपन बोलते हैं पामर मेथड। देन नेक्स्ट वन आता है जिसमें आता है लैंड एंड ब्राउडर मेथड्स, एंड थर्ड वन आता है जैक्सन मेथड। जो लैंड एंड ब्राउडर मेथड्स है, अब ये भी, इसका भी काम क्या होता है, टू रिकॉग्नाइज दी total body surface area burn according to the percentage to the percentage changed according to growth. According to growth, चेंज अकॉर्डिंग टू दी ग्रोथ। अब यहाँ पर क्या, जैसे हमने रूल ऑफ 9 देखा था, सेम वैसे ही होता है। लेकिन जैसे रूल ऑफ 9 के अंदर हमने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू दी रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जैसे हेड एंड नेक को हम यहाँ पे क्या कितना परसेंट देते हैं, 9 देते हैं अडल्ट के अंदर, वहीं पे चिल्ड्रन के अंदर हम देते हैं यहाँ पर 18%। लेकिन अब लैंड एंड ब्राउडर मेथड के ने क्या किया है, जो रूल ऑफ 9 है उसको अकॉर्डिंग जो चेंज कर रहे हैं, ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर रहे हैं। जैसे क्या होगा, पहले बच्चे का हमने 18% दिया, लेकिन जो ही बच्चा है, चिल्ड्रन है, वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमने उसको 9 मार्क्स से दे दिया। तो सेम कंडीशन में हमने लैग के साथ में भी हमने किया। तो जो ग्रो के सेम ये जो हमने देखा है पहले रूल ऑफ 9 है उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन हम क्या करें, ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज थे 9% के अकॉर्डिंग हमने किया था चिल्ड्रन के अंदर, या फिर हमने अडल्ट के अंदर दिया था, उसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे चिल्ड्रन से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया हमने अडल्ट को। नॉर्मली हम स्टार्टिंग में क्या किया था, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग किया था, लेकिन जो ही ग्रोथ चेंज होता गया हमने क्या कर दिया, एक्सट्रीमिटीज को, तो क्योंकि जो एक्सट्रीमिटीज है उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम एक्सट्रीमिटीज को तो कर दिया, लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसको तो कर दिया 18+18, जबकि पहले क्या था, जैसे अकॉर्डिंग टू दी चिल्ड्रन के अंदर पहले हम देख सकते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज है, इसके अंदर कितना था 13.5 प्लस 13.5 ये था। लेकिन जो एज के अकॉर्डिंग जो ही एज बढ़ती गई, ग्रोथ बढ़ता गया, उस कंडीशन में जो सरफेस एरिया है वो बढ़ता गया। अगर सरफेस एरिया बढ़ता गया है तो हमने अडल्ट में इसको कितना कर दिया, अडल्ट में हमने इसको कर दिया 18+18, क्योंकि ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो स्केलेटल मसल्स हैं उसका वो भी बड़ा है, उसका सरफेस एरिया भी बड़ा है। सेम कंडीशन में हमने क्या किया, चिल्ड्रन के अंदर हेड एंड नेक को कितना किया था, हेड एंड नेक को हमने किया था 18% किया था। लेकिन जो ही एज बढ़ी उस कंडीशन के अंदर जो हेड एंड नेक है उसकी साइज कंपेयर टू दी लेग्स उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई है। हेड एंड नेक की जो साइज उतनी नहीं बढ़ी है जितनी अपनी लोअर एक्सट्रीमिटी की बढ़ी है। तो उस कंडीशन में हमने क्या, हेड एंड नेक है उसको तो 9 कर दिया, और वही जो 9 था वो हमने एक्स्ट्रा कर दिया एक्सट्रीमिटीज के अंदर, क्योंकि हेड एंड नेक है उसकी साइज उतनी नहीं बढ़ी है जितनी अपनी, इवन वहां उतनी बढ़ेगी नहीं, जो स्केलेटल मसल्स है उन्हीं की साइज बढ़ रही है, हेड एंड नेक की तो बहुत कम बढ़ती है। उसी के अकॉर्डिंग जो अपनी लोअर एक्सट्रीमिटी है उसकी साइज ज्यादा बढ़ गई है। तो लोअर एक्सट्रीमिटी की साइज बढ़ी है तो हमने क्या कर दिया, हेड एंड नेक पहले 18% था हमने चिल्ड्रन के अंदर, अब हमने यहाँ पे अडल्ट में उसको क्या कर दिया 9% कर दिया। वही इसके अंदर क्या होता है, जो टोटल लैंड एंड ब्राउडर मेथड का काम क्या होता है, जो इसके अंदर जो ग्रोथ चेंज हो रही है, पर्सन की जो ग्रोथ चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया था उसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। यह आता है लैंड एंड द ब्राउडर मेथड।
नेक्स्ट हम देखते हैं जैक्सन बर्न मॉडल। अब जैक्सन बर्न मॉडल के अंदर क्या होता है, जैक्सन बर्न मॉडल के अंदर मैन ये क्या करता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन कंडीशन है उसको इंडिकेट करता है, या फिर हम इसके अंदर देखते हैं अगर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन कंडीशन हो रही है, सेकेंडरी डिजीज कंडीशन हो रही है, सेकेंडरी जो कंडीशन क्राइसिस कंडीशन हो रही है उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। ये जो जैक्सन बर्न मॉडल है ये किस पे काम कर रहा है, ये जैसे सेकेंडरी कंडीशन क्या आती है इसके अंदर, हाइपोवोलेमिक कंडीशन, हाइपोवोलेमिक कंडीशन है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। सेकेंडरी इसके अंदर आता है कंडीशन हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन कंडीशन है उसको रिकॉग्नाइज करता है। एंड थर्ड वन आता है इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसका मेन काम क्या होता है कि जो कंडीशन हो गई है बर्न की वजह से, जो कंडीशन है वो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है उसकी वजह से उसको रिकॉग्नाइज करने का काम होता है जैक्सन एंड इसको जैक्सन बर्न मॉडल का, जिसमें किस पे इंडिकेट करता है, किसको ध्यान देगा, हाइपोवोलेमिक कंडीशन में, यानी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना लूज हुआ है और वो अपनी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट कर सकता है, फ्लूइड प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स। सेकेंडरी आता है हाइपोटेंशन, यानी जो ब्लड प्रेशर है वो गिरता जा रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है उसको वो इंडिकेट करेगा, लोअर, या फिर हम बोल सकते हैं हाइपोवोलेमिक क्राइसिस, हाइपोटेंशन क्राइसिस, हाइपोटेंसिव क्राइसिस, क्राइसिस। एंड थर्ड वन आता है सेकेंडरी इन्फेक्शन जिसको अपन बोलते हैं सेप्सिस, सेप्सिस। और सेप्सिस हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, सेप्टिक। सेप्सिस की वजह से हाइपोवोलेमिया कंडीशन भी हो रही है, हाइपोटेंशन भी हो रही है, तो इसको अपन बोलते हैं सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक। तो इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो मेथड्स है उसको अपन बोलते हैं जैक्सन एंड दी बर्न मॉडल, क्योंकि जो सीवियरिटी के बेस पे है, जैसे हम क्या करेंगे, सीवियर हाइपोवोलेमिक कंडीशन हो रखी है, हाइपोटेंशन कंडीशन भी हो रही है, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो रखी है, उनको इंडिकेट करके ये बता सकता है कि बर्न कैसा है, जैसे जिसको अपन बोल सकते हैं जैसे माइनर बर्न है, मॉडरेट बर्न है या फिर सीवियर बर्न है। वो डिपेंड करता है इन तीन क्राइटेरिया पे, हाइपोवोलेमिक कंडीशन, सेकेंड वन आता है हाइपोटेंशन एंड थर्ड वन आता है इन्फेक्शन। इन तीनों ही, ये तीनों को ही रिकॉग्नाइज करके इस पैरामीटर के बेस पे ही ये बर्न को डिफरेंशिएट कर रहा है या फिर डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दी बर्न, जो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इवन पैथोफिजियोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम साइन एंड सिम्टम्स भी देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। और जो पैथोफिजियोलॉजी है वो मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर मोस्ट ऑफ टाइम पैथोफिजियोलॉजी पूछी जाती है। इवन थोड़ी बड़ी है ये पैथोफिजियोलॉजी, थोड़ी बड़ी है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर देखेंगे, उसको हम ढंग से पढ़ेंगे जो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।